हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी किताबों पर आधारित हैं। आप सभी को पता है कि ये जो जियोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका सीटेट में भी जो है पूछा जाएगा और साथ में जो बीपीएससी टीआरई का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों पेपर में आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कल जो क्लास हुई थी वो एसएसटी की क्लास हुई थी जो कि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड था। आज जो है वो आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल है। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी में मानव भूगोल का पर्याप्त विकास कब हुआ था। जर्मनी में मानव भूगोल का पर्याप्त विकास कब हुआ था? क्या 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था, या फिर 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ था, या फिर 19वीं से 20वीं शताब्दी, या फिर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था? तो जर्मनी में जो मानव भूगोल का विकास माना जाता है वो ये माना जाता है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य जो विकास हुआ था वो जो है जर्मनी में मानव विकास जो है का पर्याप्त विकास हो गया था। मानव विकास का जो पर्याप्त विकास है जर्मनी में वो 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य हो गया था। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर महीन काले बिंदु का उपयोग क्या इंगित करता है। जो मानचित्र होता है उस पर कुछ महीन काले बिंदु रखे होते हैं ना, तो उनका क्या मतलब होता है। ठीक है, क्योंकि जो मानचित्र होता है उसमें जो निशान बने होते हैं उस हर निशान का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, जो नहर होते हैं तो उनका अलग तरीके से होता है, जो कुआं होता है या तालाब होते हैं या फिर कब्र होते हैं या घर होते हैं या खेत होते हैं, उन सब का अलग अलग निशान होता है। तो जो मानचित्र होता है उसमें जो महीन काले बिंदु रखे होते हैं इस टाइप से, उनका जो है क्या मतलब होता है, वो क्या इंगित करते हैं। क्या वो विश्राम गृह इंगित करते हैं, या फिर जो खान होता है वो, या फिर गांव, या फिर बंदरगाह। क्या इंगित करते हैं? तो वो इंगित करते हैं गांव। यानी जो छोटे छोटे बिंदु रखे होते हैं ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, गांव है। ठीक है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ दूसरा गांव है, यहाँ तीसरा गांव है, यहाँ चौथा गांव है। इस टाइप से वो क्या इंगित करते हैं कि ये जो बिंदु है इनका मतलब कि यहाँ पे गांव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटिन अमेरिका में लेटिन अमेरिका में सम्मिलित है। जो लेटिन अमेरिका में क्या सम्मिलित है? साइबेरिया और अलास्का सम्मिलित है, या फिर मैक्सिको और मध्य अमेरिका सम्मिलित है। मैक्सिको दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका है, या फिर दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका है। तो लेटिन अमेरिका में जो सम्मिलित है वो ये है, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका ये सम्मिलित है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? क्या 2 जो है अनुपात 4% है, या फिर 3:5% है, या फिर 3.2% है, या फिर 3.7% है? तो कितना है? 2:4% है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह नहीं है यानी कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, निगेटिव बताना है। कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? क्या बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, या फिर बृहस्पति है? तो क्या है, आंतरिक ग्रह नहीं है। बृहस्पति जो है वो आपका आंतरिक ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई क्या है। भारत की जो पूरब से पश्चिम की चौड़ाई होती है, जैसे ये होता है आपका, इधर होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये पश्चिम। तो इस तरफ से इस तरफ की जो चौड़ाई होती है, भारत जो नक्शा बना है उसका वो जो चौड़ाई है कितनी है? क्या 3214 है यानी कि 3214 है, या फिर 3516 है, या फिर 5200 है, या फिर 2933 है? वो कितना है? वो है आपका 2933 किलोमीटर। यानी पूरब से जो पश्चिम की जो चौड़ाई है भारत की वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? क्या वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है या फिर पाकिस्तान है? तो वो कौन है? वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो है भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? किसे हम पांचवा सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं? क्या वो मंगल है, शुक्र है या फिर पृथ्वी है? तो वो कौन है? पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे पहले भी 4 बड़े ग्रह हैं, तो 5वें नंबर पर आपका जो पृथ्वी है ये ग्रह है, ये 5वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग पृथ्वी को आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? किसका उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागर में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या फिर अवसादन की दर। ठीक है, किस में जो है नहीं किया जाता है? पृथ्वी का जो है आयु का जो परिकलन होता है उसमें किस में नहीं किया जाता है? तो वो है चंद्रमा का ज्वारीय बल। इसमें जो है चंद्रमा का जो ज्वारीय बल होता है इसका उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता? जो एक ग्रह है पृथ्वी उसके बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है? निगेटिव बताना है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि यह पूर्णतः गोल है। तीसरा है कि यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है या फिर इसके बीच में उभार होता है। तो यह इसे नीला ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही है। इसके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। लेकिन यह पूर्णतः गोल है, ये आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी ध्रुवों पर न्यूनतम कितनी होगी? 2 देशांतर के मध्य की जो दूरी होती है ध्रुवों पर कितनी होगी? क्या वो 111 किलोमीटर होगी या फिर 0 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या फिर 140 किलोमीटर? तो कितनी होगी ये होगी 0 किलोमीटर। 2 देशांतरों के मध्य की जो दूरी है ध्रुवों पर कितनी होगी? तो वो है 0 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 अक्षांश को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 0 अंश अक्षांश को किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्या इसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर महानवृत्त कहते हैं या फिर ग्रीनविच रेखा कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 अंश अक्षांश को जो है भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। विश्व को कितने समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय क्षेत्र में विभाजित किया गया है? 32, 62, 22 या फिर 24? तो कितना है? ये है आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंश देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लगाता है? एक अंश देशांतर को पार करने में जो सूर्य है वो कितना समय लगाता है? 4 मिनट का समय लगाता है, 20 मिनट का, 6 सेकंड का या फिर 24 घंटे का समय लगाता है? तो एक अंश देशांतर को पार करने में जो सूर्य है वो कितना समय लगाता है? लगभग वो 24 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, एक दिन पूरा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? पृथ्वी अपनी ही धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 1185 किलोमीटर प्रति घंटा? कितना घूमती है? तो ये घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो पृथ्वी है अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करती है? घूमती है। तो बी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या 12,756 किलोमीटर है, 40,075 किलोमीटर है या फिर 40,000 किलोमीटर है या फिर 12,713 किलोमीटर है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो लंबाई है, जिसकी लंबाई है वो कितनी है? वो 40,075 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की जो लंबाई है वो 40,075 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो पृथ्वी पर जो सूर्यताप होता है उसको प्रभावित नहीं करता है? पृथ्वी के स्थल और जल का वितरण है,
या फिर आपतन कोण है, या फिर सूर्य प्रकाश की अवधि है, या फिर वायुमंडल की पारदर्शिता है। तो कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है पृथ्वी के स्थल और जल का वितरण। ये जो है सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा सौरिक विकिरण का वायुमंडल में क्षय नहीं होता है? किस प्रक्रिया द्वारा सौरिक विकिरण का वायुमंडल में क्षय नहीं होता है? क्या वो परावर्तन है, प्रकीर्णन है, विसरण है, या फिर सौर्य कलंक है? तो वो कौन सा है? वो है आपका सौर्य कलंक। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भू सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यतप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तन की जाने वाली सूर्यतप की मात्रा के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? किसी भू सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यतप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तन की जाने वाली सूर्यतप की मात्रा के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? क्या वो एल्बिडो कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, या फिर प्रकीर्णन कहलाता है, या फिर विसरण कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एल्बिडो कहलाता है। तो ये आज के जो है टोटल 19 यानी कि 19 क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज डिस्कस किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये ना सिर्फ सीटेट के सेकंड पेपर के लिए बल्कि आपका जो बीपीएससी टीआरई थर्ड और फोर्थ होगा उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस टाइम जो हम क्लासेस कवर करा रहे हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बाकी एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आप सभी को जो है क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही और भी क्लासेस आती रहेंगी, बस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में आपका सीटेट जो पेपर होना है वो जुलाई में होगा, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो जून में ही होगा, और फोर्थ का आपको पता है अगस्त में होने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।